जी स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से हो। ये जो लेक्चर मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसका मकसद सिर्फ ये है कि हम जल्दी से कोर्स को समराइज़ कर लें, ताकि एग्ज़ाम से पहले हमें आइडिया हो जाए कि हमने किस किस्म के प्रॉब्लम्स या टॉपिक समझे हैं और किस किस्म के प्रॉब्लम्स आए थे उस टॉपिक के अंदर और हमने कैसे उनको सॉल्व किया। तो मैं एग्जैक्टली पूरा प्रॉब्लम यहाँ कोई सॉल्व कराने नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपके दिमाग में एक आइडिया डालने जा रहा हूँ, एक समरी के तौर पे, ताकि फ्यूचर में आप एक प्रॉब्लम देखो तो आपको समझ आ जाए इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक। सो बहुत जल्दी जल्दी मैं चलूँगा ताकि आप कम टाइम के अंदर ये कंटेंट कवर कर लो। ज़ाहिर बात है, हमने तकरीबन एक महीने से ऊपर में सब कुछ डिस्कस किया। सो मैं ब्रीफली सारे पॉइंट्स रखने जा रहा हूँ जो हमने कवर किए। सबसे पहले हमने रैंडम वेरिएबल्स को डिस्कस किया, और जब रैंडम वेरिएबल को डिस्कस किया तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स डिस्कस किए। जब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल डिस्कस किए तो उनके साथ हम उनका पीएमएफ डिस्कस करते थे, यानी प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन। और ये प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन हमें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में बताता था कि डिफरेंट पॉइंट्स की या सैम्पल स्पेस के अंदर क्या प्रोबेबिलिटी है। इसके अंदर हमने बर्नौली रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, जियोमेट्रिक और पॉइजन रैंडम वेरिएबल्स को डिस्कस किया। वंस हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल डिस्कस किए तो उसके बाद हमने कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल डिस्कस किए। और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स हम किसी एक पॉइंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड नहीं करते थे, बल्कि उसका हमें पीडीएफ दिया होता था और पीडीएफ को हम इंटीग्रेट करते थे। ठीक। सो ये दो प्रॉपर्टीज़ आपने याद रखनी है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के, जिनका पीएमएफ दिया होता था, जिनमें हम प्रोबेबिलिटीज़ को सम अप करते थे। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स में उनका पीडीएफ दिया होता था, जिनके पीडीएफ को हम इंटीग्रेट करते थे अक्रॉस अ सर्टन रेंज। ठीक। सो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि सॉल्व करते किस तरह से हैं इन दो रैंडम वेरिएबल्स के लिहाज से, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। ठीक। सो पहले हम एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का प्रॉब्लम देखते हैं। सॉरी, मैं समरी पहले कोर्स की एक बार दे दूं, फिर हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद हमने सी डी एफ यूज़ किया था प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करने के लिए, ना सिर्फ पी एम एफ और पी डी एफ, बल्कि इन दोनों को अगर हम प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड अप कर दें तो हमारे पास सी डी एफ बन जाता है। तो सी डी एफ से भी प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड की जा सकती है। फिर हमने रैंडम वेरिएबल की मोमेंट्स फाइंड की, यानी मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह वगैरह, या जनरली स्पीकिंग मोमेंट्स फाइंड की। इसके बाद हमने डिराइव रैंडम वेरिएबल्स पढ़े, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के भी और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स के लिए भी। यानी अगर हमारे पास अगर इस तरह से x एक रैंडम वेरिएबल हो और हमें फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल दिया हो, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू a ऑफ x, तो अगर x का pdf पता है, x का cdf पता है, तो y का cdf और y का pdf कैसे फाइंड करना है। सो ये हमने एक्सरसाइज की। लास्टली जब हमने फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल पढ़ लिया या डिराइव रैंडम वेरिएबल पढ़ लिया, तो हमने उसकी भी मूवमेंट्स फाइंड करना सीख ली। ठीक है, सो ये ब्रीफ समरी थी हमने इस कोर्स में जो S2 के अंदर एग्जाम आ रहा है। मैं बहुत ब्रीफली प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ ताकि आपको अगेन रिवीजन हो जाए कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम दिया हुआ है, द नंबर ऑफ पेज रिक्वेस्ट दैट अराइव एट अ वेब सर्वर इज अ पॉइजन रैंडम वेरिएबल विद एन एवरेज ऑफ 6000 रिक्वेस्ट पर मिनट। सो हमें ऑलरेडी पता है एक पॉइजन रैंडम वेरिएबल है जिसमें एक एवरेज वैल्यू दी हुई है, हमने उसको लेमडा का नाम दिया था। 6000 रिक्वेस्ट्स पर मिनट, सो मैं 6000 लिख रहा हूँ सिर्फ, तो ये जो वैल्यू है दिस इज जो रिक्वेस्ट पर मिनट दी हुई है आपको। ठीक। सो ये एक एवरेज वैल्यू है, यानी सर्वर के ऊपर 6000 रिक्वेस्ट्स आ रही हैं एक मिनट के अंदर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर नो रिक्वेस्ट्स इन अ 100 मिली सेकेंड पीरियड। सो फाइंड दी प्रोबेबिलिटी, हमें पता है कि ये रैंडम वेरिएबल जो है, अगर आप इसको x का नाम दे दो, तो ये रैंडम वेरिएबल x जो है ये पॉइजन रैंडम वेरिएबल है, और आपसे पूछा जा रहा है x इज इक्वल टू जीरो की प्रोबेबिलिटी, यानी नो राइवल्स। ठीक। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो बेसिकली आपसे ये प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, x इज इक्वल टू जीरो, नो अराइवल्स इन 100 मिली सेकेंड पीरियड। ठीक है। सो अभी जो हमें एवरेज वैल्यू दी हुई है वो पर मिनट की दी हुई है, तो सबसे पहले आपने ये करना है, इसको आपने 100 मिली सेकेंड के इंटरवल में डिवाइड करना है। ठीक। क्योंकि अभी जो यूनिट है वो पर मिनट की है, आपको पर 100 मिली सेकेंड की यूनिट में ये वैल्यू पता होनी चाहिए। सो अगर 6000 रिक्वेस्ट हैं पर मिनट, सो आप इस वैल्यू को डिवाइड कर दोगे 60 से, तो आपके पास पर सेकंड आ जाएगी। और मज़ीद अगर इस वैल्यू को डिवाइड कर दोगे आप 100 मिली सेकेंड से। ठीक। 100 मिली सेकेंड से डिवाइड करने का मतलब है, पहले आपने इसे मिली सेकेंड में डिवाइड किया, यानी 1000 से डिवाइड किया तो मिली सेकेंड में आ जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे इस पूरी वैल्यू को तो 100 मिली सेकेंड का पीरियड आ जाएगा। तो ये अगेन एक यूनिटी कन्वर्ट किया, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। सो ये अब वंस आप इस इंटेग्रल को सॉरी इस वैल्यू को फाइंड आउट कर लो, तो आपके पास 100 मिली सेकेंड की एवरेज वैल्यू आ जाएगी, जो कि फ़िलहाल बन रही है, अगर मैं देखूँ तो 1000 मेरा ख्याल है, सॉरी जल्दी से कर लेते हैं चलो। 1000 ये 6 रह गया, 6 बाय 6 इंटू 600, 600 बाई 60, 10 वैल्यू बन रही है। ओके, वी हैव 10 रिक्वेस्ट्स पर 100 मिली सेकेंड, ये हमारे पास वैल्यू बनी है। ओके, अब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू जीरो। सो अगर आपको पॉइजन का पी एम एफ याद हो, जो कि आसान था, लेमडा रेज्ड पर x
ओवर एक्स फैक्टोरियल इंटू ई रेज़्ड पावर माइनस लेमडा। ओके, सो फिलहाल लेमडा की वैल्यू 10 है हमारे पास। ओके, सो 10 लेमडा की जगह आप 10 पुट इन करो और एक्स की जगह सॉरी लेमडा की जगह आप 10 पुट करो और एक्स की जगह 0 पुट करो, आंसर आ गया, कोई बड़ी बात नहीं थी। ओके, तो दिस वाज पार्ट ए। पार्ट बी के अंदर पूछा हुआ है फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर बिटवीन 5 एंड 10 रिक्वेस्ट इन 100 मिलीसेकंड पीरियड। सो बिटवीन 5 एंड 10 का मतलब है, अगेन बिटवीन इतना अच्छा लफ्ज़ नहीं है, 5 और 10 इसमें शामिल है कि नहीं क्लियरली पता नहीं चल रहा, तो हम समझ लेते हैं कि इसमें शामिल नहीं है, हमारे पास नंबर्स कम हो जाएंगे, तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। ओके, अगर 5 और 10 शामिल नहीं है, वरना उसको भी शामिल किया जा सकता है, मेंशन कर दो तो प्रॉब्लम क्लैरिटी एटलीस्ट आ जाएगी। सो आपने बेसिकली पहले x इज इक्वल टू 6 यानी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है पॉइजन की विद x इक्वल टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइजन x इक्वल टू 7 प्लस probability that x is equal to 8 plus probability that x is equal to 9। ये चार वैल्यूज फाइंड करके आपने ऐड करनी है, आंसर आ गया। ओके, सो ये प्रॉब्लम पॉइजन से रिलेटेड था। इसके बाद हमारे पास एक प्रॉब्लम है, एन LCD डिस्प्ले हैज़ 1000 इंटू 750 पिक्सल। सो रोज और कॉलम्स के अंदर यानी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली पिक्सल्स लगी नहीं है एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर LCD के अंदर। सो इतनी पिक्सल्स हैं बेसिकली, टोटल अगर हम देखें तो ये बनता है 750,000 पिक्सल्स हैं। ठीक, अ डिस्प्ले इज एक्सेप्टेड इफ इट हैज़ 15 और फ्यूअर फॉल्टी पिक्सल्स, यानी अगर पिक्सल्स 15 या उससे कम ख़राब हों तब भी उसको बेच देते हैं, वो एक्सेप्टेबल है। The probability that a pixel is faulty coming out of the protection line is 10 raised to minus 5। So बहुत थोड़े चांस हैं, यानी अगर इसको हम लिखें तो 0.0001 0.00 सॉरी 1 0 कम, ओके, इतने चांसेस हैं कि एक पिक्सल ख़राब हो सकती है। सो बहुत थोड़े चांस हैं। ओके, 10 raised to minus 5। फाइंड दी प्रोपोर्शन ऑफ द डिस्प्लेज दैट आर एक्सेप्टेड। तो बेसिकली प्रोपोर्शन ऑफ द डिस्प्ले या सिंपली देखने हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस के एक्सेप्ट होने के क्या चांस हैं इस डिस्प्ले के। ठीक, सो हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं रिजेक्ट होने के चांसेस, क्योंकि रिजेक्टिंग के केस बहुत कम है। रिजेक्टिंग केस सिर्फ इतने हैं कि 15 से कम पिक्सल्स ख़राब हों। एक्सेप्टिंग के केस तो बहुत ज़्यादा हैं, यानी 16 पिक्सल्स ठीक हों, 17 ठीक हों, 18 ठीक हों, और ये बहुत लंबी एक काउंटिंग है, काफ़ी लंबी। ठीक, सो हम छोटी वैल्यू काउंट कर लेते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग काउंट कर लेते हैं, और हम क्या करेंगे, हम जब प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस आ जाएगी। ओके, सो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन फाइंड कर लेते हैं। ठीक, सो बल्कि नहीं सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, गलत इसलिए बोला मैंने क्योंकि अगर हम यहाँ पे नोट करें तो हमारे पास ये बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल का प्रॉब्लम है। बाइनोमियल इसलिए है क्योंकि हमें एक p की वैल्यू दी हुई है और ये प्रोबेबिलिटी है पिक्सल ख़राब होने की। ओके, टोटल पिक्सल्स भी दी हुई है, यानी टोटल नंबर ऑफ टाइम्स जो ये बर्नौली ट्रायल रिपीट हो रहा है वो 750,000 टाइम्स है। ठीक, और p की वैल्यू दी हुई है। ये जो बाकी की वैल्यूज़ हैं ये बेसिकली k की वैल्यूज़ हैं। सो k इज़ इक्वल टू 15 का मतलब बनता है कि अगर टोटल पिक्सल जितनी हैं, इन टोटल में से अगर 15 ख़राब हो जाए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ओके, p की वैल्यू चाहिए उसके लिए, वो हमें यहाँ पे दी हुई है। सो k इज़ इक्वल टू 14 का मतलब है कि 750,000 पिक्सल्स में से 14 ख़राब हो जाए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। सो अगर मैं ये सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करता रहूँ अप टू k इज़ इक्वल टू 0, ठीक, तो बेसिकली मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इतनी पिक्सल्स ख़राब होने की। और अगर इतनी पिक्सल्स ख़राब हो भी जाएं तब भी हमारा ये जो टीवी है या LCD है ये एक्सेप्ट हो जाती है, खैर है उसकी, क्योंकि स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ये। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस ये है कि इतनी सारी पिक्सल्स ख़राब होने के जो चांसेस हैं उसके बावजूद हमारी जो LCD है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। तो बेसिकली मैंने इन प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड करना है, रिजेक्ट की फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो k इज़ इक्वल टू 15, k इज़ इक्वल टू 14, ये जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं ये ऑलरेडी बता रही हैं कि इतनी पिक्सल अगर ख़राब हों तो हमारा टीवी या LCD एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक, तो हमने ये वाली प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है। बेसिकली आप देखो तो ये 16 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ हैं, k की वैल्यू 0 से लेके 16 तक। ओके, तो हमें 16 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करना है, यानी आपने ऐड करना है प्रोबेबिलिटी दैट k इज़ इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट k इज़ इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी अप टिल द प्रोबेबिलिटी दैट k इज़ इक्वल टू 15। तो काफ़ी ये 16 प्रोबेबिलिटीज़ आपने ऐड करके हर केस के अंदर n की वैल्यू 75,000 है, ठीक, वो चेंज नहीं हो रही, और p की वैल्यू 0.00001। ओके, सो ये 16 डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड आउट करके बाइनोमियल के फॉर्मूला में पुट करके 16 वैल्यूज़ फाइंड करके यहाँ पे आंसर डालोगे, आंसर आ जाएगा। ओके, थोड़ा लंबा है बट डूएबल।
ओके, अगला प्रॉब्लम है bolts made on a production line are nominally designed to have a 760 millimeter length. So bolts यानी आप कह लो कील बनाए जा रहे हैं, और उनकी जो लेंथ है वो 760 मिलीमीटर की होती है टिपिकली. A go no go testing device eliminates all bolts less than 650 and over to 920 nanometer in length. इसका मतलब है गो नो गो टेस्टिंग डिवाइस है, यानी कुछ चीज़ों को पास होने देता है, कुछ को रोक लेता है. तो गो या नो गो इस तरह की एक बेल्ट सी बनी हुई है. तो उसके अंदर जो भी लेंथ बोल्ट की अगर 920 मिलीमीटर से ऊपर हो जाए या 650 मिलीमीटर से कम हो जाए तो उसको रिजेक्ट कर देता है. ठीक, और जो बाकी के बोल्ट्स बनते हैं वो फिर बेच दिए जाते हैं. ठीक, और जो लेंथ है वो यहाँ आखिर में उसने लिखा है कि दैट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके, सो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद है कि बिटवीन 650 एंड 920 नैनोमीटर. वैसे तो लेंथ कुछ भी हो सकती है, ठीक, पर ये जो डिवाइस लगा हुआ है ये इनसे ज़्यादा उनको पास नहीं होने देता बोल्ट्स को. ठीक, तो जो भी बोल्ट्स इस प्रोडक्शन लाइन से निकलेंगे उनकी लेंथ यही होगी और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके, सो अगर ऐसा केस है, वो कह रहा है एक बायर आया है और उसने ऑर्डर किया 750% टॉलरेंस के साथ अबाउट द नॉमिनल लेंथ. तो नॉमिनल लेंथ है 760 मिलीमीटर. उसने कहा है मैं ±5% टॉलरेंस बर्दाश्त कर लूँगा. तो पहले हम देखते हैं कि ±5% का मतलब क्या है. सो +-5% का मतलब है कि आप इस वैल्यू को 0.05 से मल्टीप्लाई करो, जो कि बनता है 38. सो वो कह रहे हैं मैं 38 मिलीमीटर की टॉलरेंस एक्सेप्ट कर लूँगा, यानी जो 760 प्लस 38 मिलीमीटर होंगे वो भी ले लूँगा और जो 760 माइनस 38 मिलीमीटर होंगे वो भी मैं बोल्ट्स खरीद लूँगा. सो पूछना वो चाह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द प्रोडक्शन लाइंस आउटपुट इज़ ही परचेजिंग. तो ये जो बायर हमारे पास आया है कितने परसेंट माल हमारा ख़रीद लेगा. ठीक, सो हमें पता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी हमारी प्रोडक्शन लाइन में से जो बोल्ट्स निकले हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस किस्म की है. ये यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी है. सो मैं चलो दोबारा थोड़ा नीट बनाने की कोशिश करता हूँ. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन बनेगी. सो स्ट्रेट लाइन है, पर स्ट्रेट लाइन है 650 मिलीमीटर से 920 मिलीमीटर तक. ओके, और उसने परचेज़ की है 798 मिलीमीटर. ये जो पॉइंट है ये है 798 मिलीमीटर से लेके 722 मिलीमीटर. ये जो पॉइंट है 722 मिलीमीटर. तो उसने ये सारा परचेज़ कर लिया, इतना चंक. तो ये कितने परसेंट प्रोपोर्शन है हमारी पूरी प्रोडक्शन लाइन का. ठीक है, सो पहले देखते हैं ये प्रोबेबिलिटी कितनी है. अगर आपको याद हो या आप देख रहे हो, ये लेंथ है. लेंथ एक कंटिन्यूस यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल डिस्क्राइब कर सकता है, और उसमें ये जो प्रोबेबिलिटी होती है ये होती है 1/b माइनस ए, यानी ये हाईएस्ट पॉइंट माइनस द लोएस्ट पॉइंट. ओके, यानी 920 माइनस 650. तो ये हमारे पास बन रहा है तकरीबन 270 मिलीमीटर बन रहा है. सो ये 270 मिलीमीटर की लेंथ है, तो ये प्रोबेबिलिटी जो है ये 1/270 है. सो व्हाट इज़ दी प्रोबेबिलिटी कि जब वो परचेज़ करेगा तो वो इतना प्रोपोर्शन परचेज़ कर रहा है. तो बेसिकली हमने इस PDF को 722 से 798 तक बेसिकली इंटीग्रेट करना है, यानी ताकि ये एरिया आ जाए. सो आपने सिंपली करना कि आपने इंटीग्रेट करना है 722 से 798 को, PDF को जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है 1/270. सो इसको अगर आप, मैंने रैंडम वेरिएबल को नाम दे दिया x. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है वो इतनी आ जाएगी. ठीक, सो x का मतलब है, यानी x की जो रेंज है बेसिकली वो 720 से 798 मिलीमीटर है. मैंने यहाँ पे पूरा मेंशन नहीं किया, राइट हैंड साइड पे पूरा मेंशन कर दिया. तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा. बड़ा इजी सा इंटीग्रेशन है. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. ये प्रॉब्लम एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल या नॉर्मल रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड है. Assume the height of the clouds above the ground at some location is a Gaussian random variable x with a mean of 1830 meters. ठीक है, so 1830 meters एवरेज हाइट है बादलों की, और वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन में. सो एवरेज वैल्यू 1830 मीटर है, और उसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट इज़ 460 मीटर. आपने असाइनमेंट में थोड़ी सी कन्फ्यूजन अपनी सोल्यूशन में शो की थी. ये इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है. अगर आपने इसकी वेरिएंस लिखनी है तो इसका स्क्वायर होगा. सो 460 का स्क्वायर ले लो, वेरिएंस आ जाएगी. ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द क्लाउड्स विल बी हायर देन 2750 मीटर. ये हमने फाइंड करना है विदाउट गोइंग इनटू द मच ऑफ द डिस्कशन, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी एक सॉल्व भी किया प्रॉब्लम को. तो आपको पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे दिखेगी. सेंटर के अंदर ये 1830 मीटर्स है. ठीक, और 2750 तकरीबन यहाँ पे होगा रफली स्पीकिंग. सो 2750 यहाँ पे है, और वो इससे ऑनवर्ड्स की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ये पूछ रहा है. ओके,
सो आपने क्या करना है, पहले आपने इस नॉर्मल रैंडम वेरिएबल को स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, जिसकी एवरेज यानी 0 होगा और उसकी वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होगी, ठीक है। सो उसकी एवरेज वैल्यू जो है वो 0 होगी। सो कैसे करते हैं आपको याद होगा, आपने 1830 आपको पता है 0 पे आके मैप हो जाएगा, एवरेज सेंटर में होती है। आपने देखना है 2750 कहाँ पे आके मैप होगा। सो 2750 हम देखते हैं कहाँ मैप होगा। सो आपको फॉर्मूला अगर याद हो, z इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन ऑफ एक्स ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, जिसका मतलब है z इज इक्वल टू एक्स की जो वैल्यू है 2750, हम देखना चाह रहे हैं 2750 कहाँ जा रहा है, 2750 माइनस 1830 विच इज़ द एवरेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 460 एंड दिस कम्स आउट टू बी 2। सो z इज इक्वल टू 2, यानी ये जो पॉइंट है ये 2 है। और यहाँ नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, वेरिएंस नहीं होता। असाइनमेंट में कुछ लोगों ने यहाँ पे वेरिएंस लिखी हुई थी, सो वेरिएंस नहीं है इस एक्सप्रेशन में, नीचे यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा होता है। ओके, सो z इज इक्वल टू 2। अब आपने 2 से ऑनवर्ड्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक, 2 से ऑनवर्ड्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो आपको याद होगा हम z टेबल भी यूज़ कर सकते हैं और q टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। z टेबल किसी पॉइंट से पीछे की प्रोबेबिलिटी बताता था, CDF की तरह। CDF भी तो यही करता था, किसी पॉइंट से पीछे पीछे सारी प्रोबेबिलिटीज़ बताया जाता। तो अगर आप z ऑफ 2 फाइंड करोगे तो वो 2 से पीछे की प्रोबेबिलिटी बता देगा, इसलिए आपको आंसर को 1 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि वो 2 से आगे की प्रोबेबिलिटी बताए। सिमिलरली अगर आप q टेबल यूज़ करोगे तो q टेबल एक पॉइंट से आगे की प्रोबेबिलिटी बताता है, तो सिंपली आप q ऑफ 2 की वैल्यू टेबल में देखोगे तो आपके पास ठीक आंसर आ जाएगा। तो या तो इस तरह से आंसर लिखो 1 माइनस जी ऑफ 2 या q ऑफ 2, सेम चीज़। और आपको पता होगा कुछ बाकी और रीजन्स भी बनते हैं, यानी अगर इससे पीछे की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो या इस पॉइंट से ऑनवर्ड्स ये सारी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, तो हमने जो असाइनमेंट में प्रॉब्लम सॉल्व किया है उसमें सफिशिएंट डिस्कशन है डिफरेंट तरह के रीजन्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की। सो होपफुली आपने वो अटैम्प्ट किया है, तो इस प्रॉब्लम में आप फंसोगे नहीं कि आगे या यहाँ से पीछे की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। देन हमने डिस्कस किया था कि CDF से भी प्रोबेबिलिटीज फाइंड की जा सकती हैं। असाइनमेंट में आप लोगों ने ये प्रॉपर्टी यूज़ की है, अच्छा किया बुरा नहीं किया, बिल्कुल ठीक है वो, ठीक। सो चाहे प्रोबेबिलिटीज़ आप PDF से या PMF से फाइंड करो या CDF से फाइंड करो, आपकी मर्जी है। तो हमारे पास असाइनमेंट में ये प्रॉब्लम था और उसमें CDF दिया हुआ था और वहाँ पे हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ भी की। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने C की वैल्यू फाइंड करनी थी और मैंने आपको उसका मेथड बताया कि आपको पता है कि C की ये जो फंक्शन है, यानी ये पूरा फंक्शन जो यहाँ दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल हो जाती है अगर x π/2 के इक्वल हो जाए। और लिखा हुआ है यहाँ पे x इज इक्वल टू, अगर π/2 की तरफ पहुँच जाएगा तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आपने क्या किया, आपने कहा ओके अगर मैं x की जगह π/2 पुट कर दूँ तो सारी बात है इस फंक्शन की वैल्यू जो है 1 हो जाएगी। तो यहाँ से आपने c की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि 1/2 आ रही थी। आप ऐसा भी कर सकते थे अगर आप देखो, क्योंकि अगर आप इस c को प्लॉट करो, CDF को प्लॉट करो, तो ये -π/2 से शुरू हो रहा है और ये π/2 तक जा रहा है। वो CDF क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो इंक्रीज करता रहेगा इस तरह से, तो इस तरह से CDF बन जाएगा। ओके, और यहाँ पे 0 की तरफ आ जाएगा। सो π/2 के ऊपर तो आपको समझ आ गई इसकी वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। आपको ये भी तो नजर आ रहा है कि -π/2 के ऊपर इसकी वैल्यू डेफिनेटली 0 के इक्वल हो जाएगी। तो आप ये भी कर सकते हो कि जहाँ पे इसकी वैल्यू -π/2 है इसको आप 0 के इक्वल पुट कर दो। तो आप ये भी कर सकते हो कि आपको c इंटू 1 प्लस साइन ऑफ -π/2, अगर -π/2 पुट करें तो इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ से भी c की वैल्यू डेफिनेटली 1/2 ही आएगी। ओके, सो हमने c की वैल्यू ऐसा फाइंड की। अगर आपको यही प्रॉब्लम PDF के साथ दिया हुआ होता और अगर आपको याद हो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो PDF आ जाएगा, असाइनमेंट में आपने सॉल्व किया, उसका डेरिवेटिव ले रहे थे तो इसका आंसर आ रहा था 1/2 cos x। तो ये इसका PDF था। ओके, और रेंज यही थी x की -π/2 से लेके π/2 तक, तो x की रेंज थी। तो अगर आपने PDF के साथ ऐसा प्रॉब्लम दिया होता, यानी लिखा होता कि c cos x एक PDF है, c की वैल्यू क्या है, तो फिर आप क्या करते? क्योंकि CDF में तो आपने ये प्रॉपर्टी यूज़ की कि मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू 0 है। PDF के अंदर क्या करते हैं? PDF के अंदर हमें एक और प्रॉपर्टी का पता है। फॉर एग्जांपल हमें ये पता है कि अगर PDF को इंटीग्रेट कर दिया जाए कम्प्लीटली तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है, यानी एरिया अंडर द कर्व 1 के इक्वल होता है। तो ये रेंज क्योंकि हमारे केस में -π/2 से लेके π/2 तक डिफाइंड है, तो आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करोगे आंसर अगेन 1 आ जाएगा और डेफिनेटली c की वैल्यू फिर 1/2 ही आएगी, चेंज तो नहीं हो जाएगी। ओके, तो CDF को यूज़ करके या PDF को यूज़ करके प्रोबेबिलिटी फाइंड की जा सकती है। यहाँ मैंने सिर्फ CDF के C की वैल्यू को फाइंड आउट किया है अभी डिस्कशन में। अगर प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी हो तब क्या करेंगे? देखो CDF इस तरह का बना था, एक इंक्रीजिंग फंक्शन था। अगर PDF बनाएंगे, सॉरी, अगर PDF बनाएंगे
तो PDF के अंदर एक स्टार्टिंग वैल्यू है, अगेन -π/2 है और π/2 है, और कॉस की तरह बनी हुई है। ठीक, सो कॉस से स्टार्ट हो रही है, कॉस 0 आपको पता होगा कि 1 होता है, और ये अगर आप इसको प्लॉट करने की कोशिश करोगे तो कुछ इस तरह से बना हुआ है। यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से सॉरी, इधर स्टार्ट नहीं हो रही, इस जगह स्टार्ट नहीं हो रही, ये -π/2 से स्टार्ट हो रहा है और π/2 तक चल रहा है इस तरह। ठीक, तो कोसाइन की तरह मैंने ऐसे आहिस्ता से ड्रॉप किया उसको, बिकॉज इट्स अ फंक्शन ऑफ कोसाइन। ठीक, सो PDF देखने में कुछ इस किस्म का रफली। तो आपसे कोई बंदा कहता है कि आपने प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है x की दैट इज लेस देन π/4, ये PDF से कैसे आंसर करेंगे? तो बड़ा आसान काम है, PDF जो भी हो, हमारे पास PDF है 1/2 cos x, तो आपने इसको इंटीग्रेट कर देना है। अपर लिमिट हमारे पास π/4 है और लोअर लिमिट उसने नहीं दी हुई, तो डेफिनेटली लोअर लिमिट हमारे फंक्शन की है ही -π/2, तो यहाँ -π/2 पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। यही प्रोबेबिलिटी CDF से भी फाइंड की जा सकती है। तो अगर आपने यही प्रोबेबिलिटी CDF से फाइंड करनी है तो x इज लेस देन π/4 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो π/4 कहीं यहाँ पे होगा। ठीक, CDF के अंदर ऑलरेडी प्रोबेबिलिटीज एड अप हुई भी होती हैं, यानी इंटीग्रेट हुई भी होती हैं, आपने उसको दोबारा इंटीग्रेट नहीं करना। ठीक है, तो CDF के अंदर प्रोबेबिलिटीज ऑलरेडी ऐड हुई हैं, यानी ये वाला पॉइंट है, ये वाला x इज इक्वल टू π/4, ये पॉइंट बता रहा है प्रोबेबिलिटीज जो कि π/4 से पीछे पीछे हैं, यानी सारी प्रोबेबिलिटीज ऐड अप हुई नहीं है। तो इस CDF के अंदर जहाँ पे c की वैल्यू 1/2 है, हमें चल गया पता, वहाँ पे आप x की जगह जब π/4 पुट करोगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी π/4 और उससे पीछे पीछे, तो सिंपली एक वैल्यू पुट की और आपके पास इस पूरी रेंज की प्रोबेबिलिटी आ गई। ओके, तो CDF से प्रोबेबिलिटीज फाइंड की जा सकती हैं, और आपने देखा ज़्यादा आसान है, इंटीग्रेशन नहीं करनी पड़ी। PDF से भी फाइंड की जा सकती हैं और उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है क्योंकि वो ऑलरेडी इंटीग्रेट नहीं हुआ होता। ठीक, सो होपफुली आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हो, पर मैं एक रिवीजन एक तरह से करा दी आपकी, ताकि PDF और CDF का कॉन्सेप्ट दोबारा से क्लियर हो जाए, और प्रोबेबिलिटीज PDF या PMF और CDF दोनों से फाइंड की जा सकती हैं। ओके, नेक्स्ट हमने मूवमेंट्स को डिस्कस किया। तो हमने कहा था कि फर्स्ट मूवमेंट को बेसिकली हम एवरेज कहते हैं। तो मूवमेंट्स फाइंड करने का तरीका क्या होता है, या सिंपली अगर EX लिखा हो तो बेसिकली हम इसे EX रेज़्ड बाय 1 पढ़ते हैं, यानी फर्स्ट मूवमेंट। तो इस तरह सेकंड मूवमेंट और थर्ड मूवमेंट और फोर्थ मूवमेंट ये सब फाइंड की जा सकती हैं, वगैरह वगैरह। सो फर्स्ट मूवमेंट फाइंड करने का मतलब है कि जो भी PDF है, जैसे हमारी एग्जांपल में 1/2 cos x है, जो भी PDF है आपने इसको x रेज़्ड टू पावर 1 से मल्टीप्लाई किया और फिर इंटीग्रेट कर दिया। इसकी डिटेल डिस्कशन हमने, आपको याद होगा, एवरेज फाइंड आउट करते हुए डिस्कस की थी। तो जब आप ये इंटीग्रल सॉल्व करोगे, अगेन लिमिट्स दी हुई है -π/2 से π/2 तक, जो आंसर आएगा वो एक एवरेज वैल्यू है। सिमिलरली अगर आप PDF को विच इज़ 1/2 cos x, अगर आप इसको x के बजाय x² से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करोगे तो फिर आपके पास सेकेंड मूवमेंट आ जाएगी, और लिमिट जारी बात है यहाँ पुट करनी है, -π/4 से -π/2 से π/2 तक। x रेज़्ड टू 4 से मल्टीप्लाई करोगे, फोर्थ मूवमेंट आ जाएगी, एंड सो ऑन। सो फर्स्ट मूवमेंट को आपको याद होगा हमने मीन कहा था, सेकंड मूवमेंट को एनर्जी कह देते हैं, और सिग्नल्स को डिस्कस करते हुए जरूरत पड़ती है, अभी हम कोई और नाम नहीं देते। दिस इज सेकंड मूवमेंट, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मूवमेंट एंड सो ऑन। वेरिएंस फाइंड करने में हम आमतौर पर इंटरेस्टेड होते हैं। तो वेरिएंस की एक डेफिनेशन ये थी कि वेरिएंस इज सेकंड मूवमेंट माइनस स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट मूवमेंट, इसका स्क्वायर। ओके, सो ये क्योंकि एवरेज होती है, सो पहले आपने सेकंड मूवमेंट फाइंड की और आपने फर्स्ट मूवमेंट फाइंड की, तो फर्स्ट मूवमेंट का स्क्वायर ले लो, सेकंड मूवमेंट लिखो, दोनों का डिफरेंस ले लो, आपके पास वेरिएंस आ जाएगी। अगर पूरे आंसर का स्क्वायर रूट ले लोगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। ठीक है, सो ये रिलेशन है मूवमेंट्स का। अगर आपको कोई बंदा कह दे 10th मूवमेंट फाइंड आउट करो तो परेशान नहीं होना, सिर्फ आपने PDF को x रेज़्ड पावर 10 से मल्टीप्लाई करना है। ये सारी डिस्कशन थी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए। अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता और तब आपसे कोई कहता कि भाई मुझे 10th मूवमेंट फाइंड करके दो, तो परेशानी की तब भी कोई बात नहीं है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इंटीग्रेशन की जगह समीशन आ जाएगी, और आपने हर पॉइंट को, यानी हर प्रोबेबिलिटी को, क्योंकि PDF का मतलब प्रोबेबिलिटी होता है, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अंदर कोई आपको प्रोबेबिलिटीज इंडिविजुअली लिखनी पड़ेंगी। सो फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा PMF बनाता हूँ, सिर्फ 2 वैल्यूज़ हैं इसके अंदर। ठीक है, ये 2 वैल्यूज़ हैं, एक 2 और 5। ओके, या 2 और, चलो 2 और 5। ओके, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है, दूसरे की प्रोबेबिलिटी 0.9 है। तो मुझे बंदा कहता है इसकी 10th मूवमेंट फाइंड करो, तो का तरीका क्या है, इस वैल्यू को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है।
सो 2 को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, प्लस समीशन है ना, समीशन का मतलब है प्लस, तो मैं समीशन करी जा रहा हूँ अब, प्लस 5 को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। पर क्योंकि 10th मूवमेंट थी तो सिंपली 2 को मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि 2 रेज्ड पावर 10 को करना है और यहाँ पे 5 रेज्ड पावर 10 को करना है, जैसे हमने यहाँ पे किया, हमने x रेज्ड पावर 2 को मल्टीप्लाई किया, तो x वैल्यू थी उस रैंडम वेरिएबल की, तो हमने, पर वहाँ पे क्योंकि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल था तो इंटीग्रेशन की, यहाँ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, हमने मैनुअली समेशन की सारी। पर यहाँ पे भी 2 रेज्ड पावर 10 है और 5 रेज्ड पावर 10 है, जैसे यहाँ पे जनरली स्पीकिंग x रेज्ड पावर 10 होना चाहिए था। ओके, सो अगेन सिर्फ छोटे से इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपके पास 10th मूवमेंट आ जाएगी। तो मूवमेंट से परेशान नहीं होना, एक बड़ा सिंपल सी कैलकुलेशन है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में एक समीशन है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में इंटीग्रेशन है। इवन दो इंटीग्रेशन आमतौर पर मुश्किल समझा जाता है, पर आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, यहाँ पे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल अगर दिया हो तो ज़्यादा आराम से मूवमेंट फाइंड हो जाएगी। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए काफ़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, पता नहीं कितनी वैल्यूज होंगी उसकी, समीशन चलती जाएगी। ओके, देन हमने डिराइव्ड रैंडम वेरिएबल्स पढ़े। डिराइव्ड रैंडम वेरिएबल्स का क्या मतलब था, हमें पता था कि a एक रैंडम वेरिएबल है, एक्सेलरेशन है फॉर एग्जांपल a, एंड एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर एंड 20 मिली सेकंड्स 20 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन हमें पता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो कहना चाह रहे हैं इसमें फोर्स कैसी होगी फिर, तो एक्सेलरेशन का तो हमें पीडीएफ पता है, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कभी जितनी प्रोबेबिलिटी ये है कि ये 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर के साथ एक्सेलरेट कर रहा होगा, उतनी ही प्रोबेबिलिटी है कि ये 20 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर के लिहाज से एक्सेलरेट कर रहा होगा रैंडमली। ठीक, पर सारी प्रोबेबिलिटीज यूनिफॉर्म है। तो पूछना चाह रहा है कि एफ का पीडीएफ कैसा है, तो मैं मेथड थोड़ा शो नहीं करूँगा, थोड़ा लंबा था, अगर आपको याद हो। एम हमारे पास कांस्टेंट है क्योंकि ये एक मैस है इस बॉडी का, फॉर एग्जांपल 10 kg है, वो कांस्टेंट है। एफ का पीडीएफ फाइंड करें, तो आपको याद होगा हम क्या करते थे, हम कहते थे वी स्टार्ट विद द सीडीएफ ऑफ एफ। सबसे पहले आपने एफ का सीडीएफ फाइंड करना है। वंस आप सीडीएफ फाइंड कर लोगे इस मेथड से जो हमने पहले कवर किया है, फिर आपने उसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, बल्कि डी बाई डी ए, क्योंकि दूसरा वेरिएबल हमारे पास, सॉरी, डी बाई डी एफ। वंस आप एफ का सीडीएफ फाइंड कर लोगे तो आपने एफ का डेरिवेटिव लेना है, सो कैपिटल एफ में लिख रहा हूँ, एफ का आपने डेरिवेटिव लेना है। ठीक, और उसमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ता था अगर आपको याद हो, और चेन रूल अप्लाई करने के बाद जब डेरिवेटिव लेते हैं इस एफ का, तो सीडीएफ से कन्वर्ट होकर हमारे पास खुद ही पीडीएफ आ जाता है, यानी हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा। पहले हमारे पास सीडीएफ था, कैपिटल एफ सीडीएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एफ इस रैंडम वेरिएबल का नाम है, तो ये बहुत सारे एफ इकट्ठे हो गए। ठीक, अगर आपको नोटेशन याद है तो कंफ्यूज नहीं हो गए इससे, और सिर्फ यहाँ ये फ़र्क आया, कैपिटल एफ स्मॉल एफ में कन्वर्ट हो गया, सीडीएफ पीडीएफ में कन्वर्ट हो गया, और सबस्क्रिप्ट में रैंडम वेरिएबल का नाम विच इज़ कैपिटल एफ, और पैरेंथेसिस में उसकी कोई एक वैल्यू। ओके, तो यहाँ से हमारे पास डेरिवेटिव लेके उसका पीडीएफ आ गया। ओके, सो वंस आपके पास पीडीएफ आ गया तो हमारी ये एक्सरसाइज थी। इसके बाद हमने एक्स्ट्रा एक्सरसाइज परफॉर्म की, और वो ये कि हमने मूवमेंट्स फाइंड की थी रैंडम डिराइव्ड रैंडम वेरिएबल की। यानी अगर आपको ये एक्सेलरेशन का ऑलरेडी पता है कि इसकी एवरेज वैल्यू फॉर एग्जांपल 15 है, और 15 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि पिछले प्रॉब्लम के अंदर अगर आपको एवरेज वैल्यू समझ आई हो तो इसकी एवरेज वैल्यू यूनिफॉर्म होने की वजह से सेंटर में होगी, जो कि 15 बनता है, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया कि इसकी एवरेज वैल्यू 15 होगी। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ एफ की एवरेज वैल्यू क्या होगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी। तो बेसिकली आपने ई ऑफ ए फाइंड करना है, सॉरी ई ऑफ ए हमें पता है, हमने ई ऑफ एफ फाइंड करना है। ठीक है, सो ई ऑफ एफ का मतलब है यहाँ पे आप एफ को एम ए से रिप्लेस कर दो, ये बन जाता है ई ऑफ एम ए। एम कॉन्स्टेंट है, आपको पता है कॉन्स्टेंट एक्सपेक्टेशन की वैल्यू से ब्रैकेट से बाहर आ जाता है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी है। सो पीछे ये चीज़ बच जाएगी, ये हमें ऑलरेडी पता है। ए क्या है, ए की एवरेज वैल्यू 15 है, तो हमने कहा था 10 kg की बॉडी है, सो ये एम की वैल्यू 10 है फॉर एग्जांपल, और ए की वैल्यू, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 15 है। ओके, हमारे पास आंसर आ गया 150। यानी जो फोर्स की एवरेज वैल्यू है, जिस पे फोर्स लग रही है इस बॉडी के ऊपर, उसकी जो एवरेज वैल्यू है वो 150 न्यूटन्स की होगी, गिवन के यूनिट सारी हमारे पास ठीक है। तो यहाँ पे 10 kg नहीं होगा बल्कि पे 10 ग्राम्स होगा। ओके, सो ये हमने डिफरेंट कुछ वैल्यूज़ या टॉपिक्स डिस्कस किए। अगेन समरी में बड़ा जल्दी जल्दी किया, सारा कुछ इकट्ठा करने के लिए था। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, एटलीस्ट आपकी प्रैक्टिस हो गई है। मेरा ख्याल है अगर आपको अभी इनमें से कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मेरा ख्याल है दोबारा उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ प्रैक्टिस कर लो, होपफुली आपको पूरे कोर्स की इससे समझ आ जाएगी। एंड देन आई वुड से गुड लक फॉर द एग्जाम। अगर ये समझ आ गई आपका एग्जाम होपफुली अच्छा हो जाएगा। हमने इतना ही कॉन्टेंट डिस्कस किया या कवर किया S2 से पहले।